हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आइए इसी मोटिवेशन के साथ रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का एक नया सेट नंबर 29 के साथ हम लोग मिलते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब जाकर के आप मेरा वीडियो का डिस्कशन देखिए और आगे पढ़िए। चलिए आज का सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन मतलब ए का वजन सी के वजन से 50% अधिक है, तो बी का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं और सी है। ठीक है, बोल रहा है कि ए का वजन बी के वजन से कितना 20% अधिक है। तो मान लीजिए कि ए का वजन 100 है, बी का वजन 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ए का वजन सी के वजन से 50% अधिक है, यानी कि 120 का जो वैल्यू है कितना 150% का, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ गया 80 आ गया, यानी कि सी को बोल सकते हैं कि इसका वजन कितना होगा 80 kg होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी बी का वजन सी के वजन से कितना अधिक है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो कितना अधिक है 20 अधिक है, तो 20 का हम क्या कर लेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहते हैं, पहले बेस में कितना रखेंगे 80 रखेंगे और फिर 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 अधिक है, इसी का परसेंटेज फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो 20 चौके 80 और 4 से कितना बार में 25 बार में, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो 25% आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि बी का जो वजन है सी के वजन से कितना 25% अधिक है, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए कोई ट्रेन है, ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और एक खंभे को पार करने में, यानी कि बोल सकते हैं कि समय खंभे को पार करने में कितना समय लेती है 12 सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ अगर बात करें, ट्रेन का लेंथ बराबर हम सबसे पहले निकालने के लिए क्या स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो बताइए 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है ट्रेन की चाल है। तो ट्रेन का लेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं स्पीड गुना टाइम, यानी कि स्पीड कितना है 20 है और टाइम कितना है 12, यानी कि 240 मीटर जो है तो क्या है ट्रेन है। तो अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 360 मीटर लंबा कोई पुल है, उसको ट्रेन पार करने में कितना समय लेगा। तो मान लीजिए कि ट्रेन का पुल का जो लंबाई है कितना है 360 है, आप जानते हैं कि 360 के साथ ट्रेन का भी लंबाई जुटेगा, कितना हो जाएगा 240, और स्पीड कितना रहा था 20 मीटर पर सेकेंड रहा था। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि जो टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 प्लस अगर 240 करें तो 600 आ जाएगा, और 600 में अगर 20 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30, यानी कि वो ट्रेन को उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा 30 सेकंड लगेगा, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुणाल को एक संख्या का 5/6 से गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने 6/5 से गुना किया, परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई कुणाल नाम का लड़का है, किसी संख्या का उसे 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए बोला गया, लेकिन वो गलती से क्या करता है कि 6/5 गुना ज्ञात कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसका जो सही उत्तर आना, जितना सही उत्तर आना चाहिए था उससे 572 है से क्या है अधिक आ जाता है। तो बताइए कि वह सही संख्या क्या था। तो मान लीजिए कि जो सही संख्या जो था, सही संख्या था उसको मान लीजिए कि x मान लेते हैं। यही x का
यही x का 5/6 ज्ञात करना था, लेकिन वो क्या करता है गलती से इस x का 6/5 ज्ञात कर देता है। यानी कि इससे देखिए 5/6 है, यहाँ 6/5 से, यानी कि ज़्यादा संख्या से मल्टीप्लाई कर देता है। इससे इसके वजह से जो ज़्यादा जो संख्या आ जाता है वो 500 कितना आ जाता है, 572 रुपये का बोल सकते हैं कि अंतर आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना 572 का होगा। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे 6x/5 माइनस 5x/6 इज इक्वल टू कितना 572। यहाँ से अगर करेंगे तो 6 छक 36x माइनस 5 पचे 25x/30 एलसीएम इसका ले लिए, ठीक है। तो 572 यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ अगर फाइंड करें तो 36 में से अगर 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x बटा कितना 30 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 572। अगर इस 11 से अगर इसको कट करें तो 52 बार में जाएगा, और अगर x का वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 52 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 3 दूना 6 और 5 दिए 15, यानी कि वो जो संख्या था, जो संख्या में उस बच्चा ने गुना किया वो संख्या 1560 होगा, ठीक है। जो कि 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 25 वर्ष कम थी और 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो बताना है कि उसके पिता का उम्र क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पिता को हम F से डिनोट करते हैं और उसका बेटा को S से, सन, ठीक है। तो पिता की आयु जो है सो उसके पुत्र की आयु को कितना है 24 अधिक है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर पिता का आयु x है तो उसका पुत्र का आयु कितना x माइनस 24, ठीक है। और यही पिता का आयु ज्ञात करना है। तो बोलता है कि 2 वर्ष बाद का क्या मामला होता है, कि अगर 2 वर्ष अगर बाद जाते हैं तो बोल रहा है चलिए x को हम 2 वर्ष बाद ले जाते हैं पिता की उम्र को, और पुत्र को उम्र को भी 2 वर्ष बाद ले जाते हैं। तो x प्लस यहाँ क्या था x माइनस यहाँ 24 था, अगर 2 वर्ष अगर बाद ले जाते हैं यानी बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 22 हो जाएगा। और बोल रहा है कि पिता का उम्र का आधा हो जाता है, यानी कि पिता का उम्र का क्या करेंगे आधा करेंगे, तब जाकर के पुत्र और पिता का जो आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू कितना 2x माइनस 44। अगर यहाँ से बात करें तो इस x को इधर अगर ले जाएंगे तो x बचेगा और इस 44 को इधर ले आएंगे, यानी कि पिता का जो एज आ गया, पिता का जो वर्तमान आयु आ गया वो कितना आ गया 44 वर्ष, कितना 46 वर्ष, ठीक है 46 वर्ष आ गया। जो कि 4 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 248 और 868 का एलसीएम जो है 1736 है। तो बताइए इन दोनों संख्याओं में से संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले भी बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। ये आपको जाननी चाहिए और ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो दो संख्या जो है से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 248 दिया हुआ है और एक दिया हुआ 868 दिया हुआ है, और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1736। तो हम यहाँ क्या बच जाएगा एचसीएफ बच जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि 248 गुना 868 बटा, यहाँ गुना में है तो इधर ला देंगे भागा में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस से अगर इसको कट करें तो हमारा 2 बार में कटेगा, और इस से अगर इसको कट करें तो 1 2 4, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 124 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है से 13 और 17 है। ठीक है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या को क्रमशः 15% और 30% वृद्धि कर दी जाती है तो बताइए कि दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, ए है और क्या है, बी है। पहला संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और दूसरा का 17 दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसमें कितना 15% का क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, और इस संख्या में कितना 30% का वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं क्या कि कोई भी संख्या आपस में क्या होता है, 100% होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 13 में अगर 15% अगर बढ़ा दिया जाए तो 13 का कितना हो जाएगा, अपने आप में 100% था तो 115% हो जाएगा। ठीक है, और इसी का अनुपात हमको ज्ञात करना है। 17 का कितना हो जाएगा, 30% बढ़ा रहे हैं यानी कि 130%। ठीक है, अगर यहाँ से अगर कट करें तो 5 से अगर कट करेंगे तो कितना 23 बार में कटेगा, और 5 से कट करेंगे तो 26 बार में कटेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 13 से इसको अगर कट करेंगे तो 2 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना बच जाएगा 23। ठीक है, और 17 दूना कितना हो जाएगा 34। यानी कि पहले जो संख्या का अनुपात था 13 और 17, उसमें 15% पहली संख्या को और दूसरी संख्या को 30% अगर बढ़ा दिया जाए तो दोनों का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 23:34 आ जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3,750 रुपये में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24 रुपये कम में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, देखिए कोई वस्तु का आप जानते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस जो होता है सपने में क्या होता है 100% होता है, लेकिन दुकानदार जो है इसको बेचता है, सेल करता है कितना में 3750 रुपये में बेचता है इसको। ठीक है, तो दुकानदार एक कंडीशन इसमें क्या है कि जब 3750 रुपये में इसको बेचता है तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इसको 24% कम में बेचा होता, यानी कि कितना हम लिख सकते हैं कि 24% कम में, 24% कम करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3750 का 24% कम कर दिया जा रहा है तो बच कितना रहा होगा 76/100, यानी 76% का हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ से अगर कट करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 375 गुना 76/10, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर जो आ जाएगा हमारा 28,500/10, 1 शून्य से 1 0, 1 शून्य कैंसिल, तो बच जाएगा मेरा कितना 2850 रुपये में। यानी कि कह रहा है कि जो दुकानदार था 3750 रुपये के जगह पे उसको 24% कम करके बेच रहा है, यानी कि कितना 3750 वाला वस्तु को 2850 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तब पर भी इसको 14% का क्या है अधिक लाभ होता है। तो बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो 14% का अधिक लाभ हो रहा है यानी कि कितना 114% का वैल्यू कितना है 2850 है, यानी कि कह सकते हैं कि 1% बराबर क्या हो जाएगा 2850/114 हो जाएगा। ठीक है, 114 से 2850 को अगर कट करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि 100% बराबर क्या बोल देंगे 2500, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि एक महिला 10.1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में तय करती है तो बताइए कि उसके द्वारा 5 घंटा में कितना दूरी तय किया जाएगा। ठीक है, एक महिला है, ठीक है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है 10.1/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम पूर्णांक से अगर हटाएंगे तो 10 × 50 और एक क्या हो जाएगा 51/5 किलोमीटर। 51/5 किलोमीटर को वो क्या करती है कि टाइम जो दिया हुआ है 3 घंटा में तय करती है। तो यहाँ से स्पीड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो 51/5 अगर और इसमें अगर 3 से भाग दे देते हैं तो क्या 3 से कितना बार में 17 बार में, यानी कि 17/5
किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा, उस महिला का स्पीड हो जाएगा। तो बोल रहा है कि महिला 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अब न्यू जो टाइम आया, नया टाइम, वो 5 घंटा में बोल रहा है। ठीक है, तो 5 घंटा में हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्पीड गुना टाइम कर देंगे। तो स्पीड हमारा कितना है 17/5, और इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 घंटा में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि वो जो महिला है से 5 घंटा में 17 किलोमीटर दूरी को क्या करेगी, तय करेगी। ठीक है, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 2553 रुपये में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु जो होता है तो बार बार आपको बताते हैं क्योंकि अपने आप में 100% होता है। ठीक है, लेकिन वो जो वस्तु है यहाँ पे एक टीवी है, टीवी को क्या करता है 8% लाभ पर बेचता है। 8% लाभ यानी कि बोल सकते हैं कि 8% लाभ पर बेचेगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना 108% हो जाएगा। यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, अगर इसके बाद बोल रहा है कि अगर उस टीवी को 8% लाभ पर न बेच करके अगर 15% हानि पर बेची होती, 15% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि क्या उस टीवी को कितना 100 में से अगर 15 घटा देंगे तो 85%। ठीक है, और यही दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2553 दिया हुआ है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर टीवी को अगर 8% लाभ पर बेचा जा रहा है तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। लेकिन दूसरा का बात ये कह रहा है कि अगर उस टीवी को 8% लाभ पर बेचने के बाद अगर उस टीवी को 2553 रुपये में अगर कम में बेचा गया होता तो उसका जो हानि है से 15% का हानि होता। यानी कि कितना 100% कॉस्ट प्राइस था, तो अगर 15% हानि हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 85% हो जाएगा। और यही दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 2553 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर वास्तविक अगर परसेंटेज का अंतर की बात करें तो 85 अगर 108 में से अगर 85 घटाएंगे तो हमारा जो 23% का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2553 हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या 1% बराबर 2553 बटा क्या करेंगे 23 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से अगर करेंगे तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 111 बार में हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर 100% का अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 111 गुना 100 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 11,100 उस टीवी का क्या था क्रय मूल्य था, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि ये जो 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है ये दोनों जो आसन भुजा जो है इसका लंबाई जो दिया हुआ है एक का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि इसका कर्ण क्या होगा। ठीक है, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो आप एच बराबर जानते हैं क्या, यहाँ से एच बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर करेंगे यानी कि कितना 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64। अगर यहाँ से अगर करें तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 2, यानी कि 289 का अगर रूट करेंगे हम तो कितना होता है 17 होता है। ठीक है, यानी कि जो कह सकते हैं कि कर्ण जो हो जाएगा वो हमारा 17 सेंटीमीटर होगा। अब कर्ण ही ज्ञात करना था क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या
और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन कैसा होता है? सिलेंडर ऐसा होता है। बताइए, इसका हाइट दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हाइट की बात करें तो एच जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42 और जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, 2 का अगर यहाँ करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है मेरा? 25 है और यहाँ एच कितना है? 42। यानी कि कह सकते हैं कि 7 से इसको 6 बार में 22 दूना कितना होता है? 44 होता है और 25 छक्का 150। अगर यहाँ से अगर गुना कीजिएगा तो 15 चौके 60 के 0, हाथ में 6, 15 चौके 60 और 6 कितना? 66 और एक शून्य यहाँ रख देंगे, यानी कि कितना बोल सकते हैं? 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस बेलन का हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि P एक कार्य का 5/8वें हिस्सा को 15 दिन में और Q उसी कार्य को 3/4वें हिस्सा को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिल करके 8 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिर P ने कार्य छोड़ देता है, तो Q शेष काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखिए कोई P है और कोई Q है, तो P जो है से क्या करता है कि 5/8 काम को कितना दिन में करता है? वो करता है 15 दिन में, यहाँ से समझिएगा। और Q जो है से 3/4 काम को करता है कितना? 30 दिन में करता है। ठीक है, तो अब बताइए कि P जब 5/8 काम को 15 दिन लगाता है तो पूरा काम को करने में कितना लगाएगा? देखिए 5 × 15, यानी कि पूरा काम को करने में 24 दिन लगाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर ली P का। अगर Q की बात करें तो 3/4 काम को करने में 30 दिन लगाता है, तो पूरा काम को कितना? 10 चौके 40 दिन का समय लेगा Q उसी काम को पूरा करने में। तो अब बताइए कि P और Q का बात हो रहा है, तो P कर रहा है किसी काम को 24 दिन में। ठीक है, और Q काम कर रहा है कितना? 40 दिन में। ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल काम जो है से कितना है? 120 है। तो अगर P अगर 120 काम को करेगा तो 5 दिन लगाएगा। ठीक है, अगर Q अगर 120 काम को करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि P और P प्लस Q मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। इसी प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि P और Q मिल करके कितना दिन करते हैं? 8 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में 8 काम, तो 8 दिन में कितना करेंगे? 64 काम करेंगे। ठीक है, 8 दिन में 64 काम करेंगे, यानी कि 8 दिन में P Q मिल करके तो 64 काम कर देते हैं। तो अभी काम कितना बचा है? पूरा काम 120 था, तो 64 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 56 काम अभी बचा हुआ है। अब इस 56 को कौन करेगा? P तो काम छोड़ करके चल जाता है 8 दिन के बाद, तो कौन करता है? Q करता है। यानी कि Q का क्षमता कितना है? एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 3 करेगा, तो 56 काम को करने के लिए कितना? 3 से इसको भाग दे दीजिए, यानी कि कितना? पूर्णांक में लिखेंगे तो 18/2/3, 18 × 54 2 56/3 कर सकते हैं। अब बताइए कि 18 दिन तो आ गया, लेकिन एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। घंटा में भी चेंज कर दे रहे हैं, तो 3 × 8 = 24। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो Q है तो शेष काम को करने में 18 दिन और कितना? 8 दूना 16 घंटा का क्या करेगा? समय लेगा। ठीक है, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है सो 6 प्राप्त होता है। तो m और स्क्वायर को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है m, इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है, समझिएगा, शेष 6 आता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि m और स्क्वायर को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यही फाइंड करना है। तो अब देखिए m को भाग दे रहे थे 7 से तो 6 शेषफल आ रहा है, तो m और स्क्वायर को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी 36, और 36 को कितना करेंगे 7 से भाग दे देंगे तो 7 × 5 = 35, तो कितना आ जाएगा, एक हमारा शेष आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि a + b + c का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है और a² + b² + c² का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो बताइए कि ab + bc + ca का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + b + c बराबर 6 और a² + b² + c² का वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ab + bc + ca का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप चूँकि जानते हैं कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा तुरंत। देखिए a b c का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। a² + b² + c² का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस यहाँ क्या करेंगे 2 और क्या लिख सकते हैं ab + bc + ca लिख देंगे। अब बताइए कि अगर 2 यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा 34 बच जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि 2 जब यहाँ आया तो 34 बच गया, तो अब बताइए कि इस 2 को अगर यहाँ ला करके अगर भाग दे देते हैं तो इसका वैल्यू हमारा नहीं निकल जाएगा, इसका वैल्यू देखिएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखे हैं ना 2, तो हमारा जो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 34 बटा अगर 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ए ने 70,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद जो उन लोग का लाभ होगा उन लोग का लाभ का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई ए है और कोई बी है, समझिएगा, साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है। देखिए कैसे बनता है, ए है से 70,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी है से कितना 80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ए है से शुरू में खर्च किया था 70,000 और बी है से 4 महीना बाद। ठीक है, तो 4 महीना बाद आया तो बताइए कि पूरे साल भर इन लोग का बिजनेस जब चला तो कितना दिन के लिए बी इन्वेस्ट किया 8 महीना के लिए, ये तो समझ रहे हैं। और ए है से शुरू से ही अपना पैसा को लगाया था उस क्या बिजनेस में लगाया था, तो यानी कि ये कितना 12 महीने पर 12 महीने के लिए लगाया था, और यही दोनों का हमारा क्या हो जाएगा अनुपात ज्ञात कर देना है। ये भी बोल सकते हैं कि इन लोग दोनों का जो साल भर के बाद जो लाभ होगा यही अनुपात में क्या करेंगे इन लोग बांटेंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दिया क्या हो जाएगा 12, यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 17 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 8 दूना क्या हो जाएगा 16, यानी कि कह सकते हैं कि साल भर के बाद जो इन लोग का जो लाभ आएगा वो क्या 21:16 में उसको बांट लेंगे, यानी लाभ का जो अनुपात हो जाएगा 21:16 हो जाएगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 2 गोलों के आयतन का अनुपात जो दिया हुआ है 8:27 है। ठीक है, तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोला का आयतन आपको पता होगा, देखिए पहला गोला का जो आयतन है, गोला का आयतन जो होता है आप जानते हैं क्या 4/3 पाई r क्यूब, छोटा r 2 गोला बोल रहा है तो 8:27 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं क्या
8/27 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर में छोटा है इसलिए छोटा आर से डिनोट कर रहे हैं, और नीचे में बड़ा है तो बड़ा से डिनोट करेंगे। दोनों खैर आखिर है तो गोला ही, दोनों का जो क्या हो जाएगा, आयतन की बात कर रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आर क्यूब लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आर क्यूब बटा 12 आर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 8/27। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि छोटा आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, और बड़ा आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। तो छोटा आर का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और बड़ा का तो 4π बड़ा r²। ठीक है, यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा। छोटा आर कितना था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और बड़ा आर कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। यानी कि इन दोनों गोलों का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा 4:9 आ जाएगा, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 7, 14, 21, 28 डॉट इसी प्रकार से अगर 77 तक जाए तो बताइए कि यह संख्या का औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इस देखिए यहाँ पे सार्वअंतर इसको बोलते हैं, जिसको A1, A2, A3, A1 नहीं D1 बोलते हैं, D1 बोलते हैं। डी से इसको सार्वअंतर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सार्वअंतर जो सब के बीच का जो है अंतर है वो है सब बराबर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है और इसका अगर औसत याद करने के लिए अगर बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 77/2। 77 और 7 कितना होता है, 84/2 करेंगे तो 4, 2, यानी कि 42 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अभी 18 ही क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए सीरियल नंबर लिखने में गलती हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 18 हम अभी आपको क्या किए, पहले बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17 बच गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, हमने सीरियल में गलती किया। चलिए देखते हैं 17 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 248 प्लस √51 प्लस √ जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 169, और इसी का मान फाइंड करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ से लास्ट से चलते हैं। ठीक है, लास्ट से अगर 13 का अगर इसका 69 का अगर रूट करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 51 अगर 13 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 51 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि ये √64 आ गया। तो यहाँ से इसका अगर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बताइए कि 248 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 का आप रूट करेंगे तो क्या होता है, 16 होता है, जो कि इसका 17 का जो आंसर जो हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 भी हम बता दिए हैं। ठीक है, अब 19 नंबर देखेंगे। ठीक है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि tan 35 डिग्री cot 40 डिग्री और tan 45 डिग्री और दिया हुआ है cot 50 डिग्री। ठीक है, और tan 55 डिग्री इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि थीटा अगर ए हो और बी हो, ठीक है, कोई भी थीटा दिया हुआ है, θ1 प्लस θ2, अगर ये दोनों का जो योग है अगर वो 90 आ रहा है तो एक फार्मूला होता है कि tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 1 होता है, और इसी में cot θ1 प्लस cot θ2 बराबर 1 होता है। प्लस नहीं होता है, गुना होता है। ठीक है, इस टाइप का फार्मूला होता है। यदि बोल सकते हैं कि दो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ बोल सकते हैं हम
कि θ1 और θ2, ठीक है, अगर उसका योग अगर 90 आ रहा है, ठीक है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और ये भी कॉट के टर्म में भी होता है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से कर सकते हैं कि क्या इसको और इसको एक साथ में अगर लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan 35 और tan 55 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और cot 40 और cot 50, ये देखिए 90 जोड़ने में हो रहा है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना, tan 45। आप जानते हैं कि 1 गुना tan 45 का मान 1 होता है, तो हमारा क्या फाइनल आंसर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया जाता है, ठीक है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है, तो दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक दीवार है, ठीक है, इसके साथ कोई सीढ़ी लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसा सीढ़ी होता है, तो मान लीजिए कि सीढ़ी लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो दीवार का जो फर्श से यहाँ तक का जो सीढ़ी का लंबाई है, सीढ़ी का छोर तक, यह कितना 6.5 मीटर दिया हुआ है, और सीढ़ी का जो लंबाई है वो कितना है 13 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं किसको बोले, तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है, यानी कि कर्ण, लंब और आधार है। तो हम जानते हैं क्या कि बेस बटा हाइट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 6.5 है, और हाइट कितना है, ये बेस हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13 है, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 1/2, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। यानी कि बोल सकते हैं कि 1/2 जो वैल्यू होता है कॉस कितना का होता है, 60 का होता है, कॉस 60 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कि 60 अगर यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आज का सेट नंबर जो 29 था वो समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले